लेकिन यहां पर तो पॉलिटिकल पार्टी या सरकार के डोनेशन पे भी चलते हैं चैनल्स। तो तमाम पार्टियां फिर उस तरह की बात करती हैं और डोनेशन देती हैं। वापस आते हैं सर मेन इशू पे जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हम ये चुनाव लड़े, ये बीजेपी ने कहा कि हम इन 3 चेहरों पर, और उसी आधार पर उन्होंने सीएम चुने। अब मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को अगर लड़ना है उससे, 2024 अब कुछ महीने बचे हैं, तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी आप लोगों की होगी? ये स्ट्रैटेजी नहीं बताई जाएगी, ये स्ट्रैटेजी नहीं बताई जाएगी, और इसलिए नहीं बताई जाएगी क्योंकि बीजेपी समझ लेगी। और जहां तक सवाल बीजेपी की है, मुझे याद आ रहा है कि इसी जगह पर एक बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार के कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उनकी योजनाओं से 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। और अगले दिन ही मैंने खबर पढ़ी कि राशन का इंतजाम 80 करोड़ लोगों का फिर हो गया। और जो आंकड़े देश के बताते हैं, न्यूट्रिशन जो मिलना चाहिए, मैं समझता हूं देश के 80% लोग स्वस्थ खाना नहीं खा पा रहे हैं। तो एक तरफ तो आप गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ आपको राशन देना पड़ रहा है। और हम तो यूपी के बारे में जानते हैं, यूपी का चुनाव था तो राशन में रिफाइंड तेल मिल रहा था, चना आ रहा था, नमक आ रहा था। बीजेपी को वोट मिल गया, चना आउट हो गया। बीजेपी ने सरकार बना ली, रिफाइंड तेल बाहर हो गया। तो ये तो सब चुनाव के लिए हो रहा है। अखिलेश जी वो कह रहे हैं मुफ्त राशन वाली योजना अभी अगले 5 साल के लिए भी सरकार ने एक्सटेंड कर दिया है। क्या ये भी एक गेम चेंजर मानते हैं आप? अच्छी बात है कि राशन की योजना चले, लेकिन क्या उस राशन से उनको बेहतर हेल्थ के लिए खाना मिल रहा है? क्या दे रहे हैं आप उसमें? और उससे भी महत्वपूर्ण ये बात है कि क्या आप नौकरी रोजगार देंगे लोगों को? यूपी का आंकड़ा जो कहता है कि लगभग 10,000 प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जिसमें बच्चों के एडमिशन होना कम हो गए हैं। 10,000 प्राइमरी स्कूल जहां पर बच्चे एडमिशन के लिए नहीं जा रहे हैं। आपके इंटर कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हो रहे हैं। पॉलिटेक्निक आईटीआई में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम जा रहे हैं। और फिर उत्तर प्रदेश में तो सभी लोग, बीजेपी के सभी बड़े नेता और देश के सभी उद्योगपति पहुंचे थे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट में। आज बताइए जमीन पर क्या पहुंचा है? और सरकार कम से कम ये बताए जो इन्वेस्टमेंट आया है उससे कितने लोगों को नौकरी, कितने लोगों को रोजगार मिला है। और मुख्यमंत्री जी तो कह रहे थे कि 40 लाख करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में आने वाला है। कल ही मैंने अखबार में पढ़ा कि अभी 75 डिस्ट्रिक्ट में जगह ढूंढी जा रही है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट मीट की तब और जगह ढूंढ रहे हैं आज, तो क्या जमीन पर इन्वेस्टमेंट आएगा? अगर दिल्ली ने कहा कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, हमारे मुख्यमंत्री ने भी नकल कर ली, उन्होंने कहा $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बनाएंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, यूपी ने सरकारें बनाई हैं दिल्ली की, और यूपी बनाता आया है। आज यूपी को मिल क्या रहा है? देश के प्रधानमंत्री तो मिले। आप बताइए, क्या मां गंगा साफ हो गई? क्या वरुणा साफ हो गई? क्या काली नदी साफ हो गई? क्या यमुना साफ हो गई? और फिर बड़े बड़े एक्सप्रेसवे के आज तो गारंटी के होर्डिंग लगे हैं। इन्हीं होर्डिंग्स में एक जमाने में मैं आता था दिल्ली, कुछ दिन पहले हम लोग दिल्ली आते देखते थे एयरपोर्ट इतने बन गए, लखनऊ यूपी में इतने एक्सप्रेसवे बन गए। दिल्ली की सरकार ने अगर एक भी यूपी को एक्सप्रेसवे दिया हो तो बताइए, आप बताइए, अगर एक एक्सप्रेसवे मिला हो, क्यों नहीं मिला यूपी को? बिजली के कारखाने क्यों नहीं लगे उत्तर प्रदेश में? पिछले 10 साल में क्यों नहीं सरकार को दिए गए? क्यों उत्तर प्रदेश की जनता बिजली महंगी खरीद रही है, बिल दे रही है ज्यादा? आपने अस्पताल क्यों नहीं दिया? बीजेपी बताए कि अगर एक भी जिला अस्पताल बनाया हो अभी तक जिसमें गरीब को इलाज हो जाए। मेडिकल कॉलेज इतने बन गए, आप बताइए कौन सा मेडिकल कॉलेज चालू हो गया? जो नॉर्म्स हैं उसके तहत कौन सा मेडिकल कॉलेज चल रहा है, ये हमें बताएं आप। तो सवाल यह है, क्या स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं? क्या शिक्षा में कोई लाभ मिला है? कितने आईआईटी मिल गए? जो IIIT चल भी रहा था वो उसका हालत खराब कर दी। हम और आप जानते हैं, दिल्ली के लोग बैठे हैं कि संस्कृति स्कूल कितना प्रेस्टिजियस स्कूल मानते हैं दिल्ली में,
मुझे याद है उस समय अधिकारियों से मैंने कहा, और उन्हीं की तरफ से एक प्रस्ताव आया कि संस्कृति स्कूल यूपी में भी बनना चाहिए। समाजवादी सरकार ने संस्कृति स्कूल बनाया, बन गया, खड़ा है वहां पर। 6 साल हो गए, अभी तक चालू नहीं हुआ। क्या कारण है जो चालू नहीं हुआ? कोई एक्सप्रेसवे यूपी को क्यों नहीं मिला? मेडिकल कॉलेजेस क्यों नहीं चालू हो पा रहे यूपी के? बिजली सस्ती यूपी में क्यों नहीं है? तो ये मदद क्यों नहीं की दिल्ली ने? उम्मीद है यही मुद्दे आप चुनाव में भी उठाएंगे। 24 अरे 10 साल हो गए दिल्ली की सरकार को। हाँ। अब तो उठाएंगे सवाल ये। तो मिला क्या यूपी को? बस हमें यही समझाना है कि आपको मिला क्या। और फिर सबसे बड़ा खतरा तो लोकतंत्र को है। जनता मतदान कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? आने वाले समय में वोट डालेगी कि नहीं डाल पाएगी? नौजवानों को नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है वो बचेगा कि नहीं बचेगा? पीडीए के लोगों को नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ये सब सवाल हैं। यहीं से अखिलेश जी अब मुद्दों पे आते हैं, क्योंकि सीट शेयरिंग तो कितनी होगी आप नहीं बताने वाले हैं, मुझे पता है, लेकिन मुद्दों पर आते हैं। आपने बहुत सारे मुद्दे गिनाए जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं और जिनका पल्स लोगों के पल्स से जुड़ता हुआ मुद्दा है, लेकिन यहां पर वोट बुलडोजर पर भी मिलता है क्योंकि उसको लोग कानून व्यवस्था से जोड़ते हैं। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि कमलनाथ धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में जाते हैं, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कहते हैं। रेवंत रेड्डी जो अब सीएम बने हैं तेलंगाना में, वो गौ पूजन करके पोस्टरिंग करते हैं वोटिंग वाले दिन। तो हिंदुत्व तो वैसे ही बीजेपी कहती है कि हिंदुत्व उनका सबसे बड़ा एजेंडा है, और ये तमाम ऐसी पार्टियां थी जो कहती थी कि हमें एक सेक्युलर रास्ते पर देश को ले जाना है, हम धर्म और राजनीति का घालमेल नहीं करेंगे। लेकिन वो पार्टियां भी अब ऐसा लगता है कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व और प्लस लाभार्थी जो बीजेपी देती है, इन दबाव में आते हुए हिंदुत्व को ओपनली इजहार कर रही है पॉलिटिक्स में। इस पर आपकी क्या सोच है? क्योंकि मैंने आपको इस तरह से करते हुए अभी तक नहीं देखा है। मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व पे ही वोट मांगती है। मैं इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। बस यही जवाब है आपका? और क्या जवाब इंडिया दूं मैं? गठबंधन की क्या सोच होगी ऐसे इश्यूज पे? इससे ज्यादा और धन्यवाद मैं क्या दे सकता हूं? जब घर घर बेरोजगार बैठा है, आपने इन्वेस्टमेंट मीट बुलाई, इंटरनेशनल लोग, उद्योगपति और सब आए, उन्होंने इतने बड़े बड़े वादे किए, क्या जमीन पे क्यों नहीं उतरा? और जो बात आप बुलडोजर की कह रही हैं, मैं आपको कानपुर की घटना बताता हूं। एक किसान जिसकी जमीन 6 करोड़ में लिखा ली बीजेपी के नेता ने, और उस गरीब को यह नहीं पता था कि चेक सही है कि क्या है। उस बीजेपी के नेता ने उससे चेक मांगा, कहा कि चेक में कुछ कमी रह गई है, चेक मुझे दिखा दो। उस बीजेपी के नेता ने उसका चेक फाड़ दिया। वो गरीब न जाने कितनी बार गया बीजेपी के नेता के पास, अंततः उसको आत्महत्या करनी पड़ गई। मैं ये जानना चाहता हूं, और उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि उन बीजेपी के लोगों पर बुलडोजर क्यों नहीं चला। उसी जिले में एक मां बेटी जिंदा जला दी गई, बुलडोजर चला दिया अधिकारियों ने। डिप्टी सीएम ने कहा कि आप मेरे परिवार के हैं, मैं आप जैसा हूं, मैं आपको न्याय दिलाऊंगा, 302 में जेल भेजूंगा। क्या उसके पिता, उसके बेटे को न्याय मिल गया क्या? ये तो 2 ही उदाहरण है। ये हो सकता है कुछ समय के लिए बुलडोजर से वोट मिल जाए, लेकिन बुलडोजर हमारी संस्कृति नहीं हो सकती, बुलडोजर हमारा संविधान नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूं, देश की जनता समझ ले, ये बुलडोजर से न्याय देंगे। अगर बुलडोजर से न्याय देना तो बीजेपी को वोट दे दो। आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से न्याय चाहिए तो आप इनको हरा दीजिए। मैं उस सवाल को दोबारा रीफ्रेम करके कोशिश करती हूँ आपसे जवाब लेने का। बुलडोजर पे आपने अपनी बात कही, वो अच्छी बात है, लेकिन बीजेपी जिस तरह से पॉलिटिकल पोस्टरिंग करे, क्योंकि सर आप भी 2024 में अगर इंडिया गठबंधन बना रहे हैं और इतनी कोशिश कर रहे हैं कि सब अपने अपने ईगो को अलग रख के हम चुनाव लड़ें, बीजेपी को हराएं, तो एक रणनीति के साथ बढ़ेंगे। वो कॉमन ग्राउंड क्या है इंडिया गठबंधन का? वो स्ट्रैटेजी क्या है? क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी पर एमपी और राजस्थान का चुनाव कांग्रेस पार्टी ने उठाया, ऐसा दिखा नहीं। कि मैंने इसीलिए कमलनाथ जी को कोट किया कि वो धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में जाके हिंदू मुझे नहीं पता दूसरे प्रदेश के लोग क्या सोचते हैं।
समाजवादियों की सरकार बन गई थी, बस छीन ली बीजेपी ने। क्या 30 वोट, 100 वोट, 500 वोट, 600 वोट, 700 वोट, 1200 वोट, पूरी उत्तर प्रदेश की जनता जानती है समाजवादियों की सरकार बन गई थी, लेकिन छीन ली। हम लोग हार करके सबक सीखे हैं, अगली बार मुकाबला बीजेपी का किया जाए। तो इस नियम से क्या तेलंगाना और हिमाचल में बीजेपी ने कांग्रेस को जिता दिया? मुझे नहीं पता दूसरे प्रदेश में क्या हुआ, लेकिन मैंने आंखों से उत्तर प्रदेश में देखा है परिणाम। आम वोटर बोलेगा कि अब तो खींच में आके अखिलेश जी ऐसा बोल रहे हैं क्या? इतने दिनों बाद खींच किस बात की? और क्या कोई चुनाव आने वाला जिससे मैं दोबारा मुख्यमंत्री बन जाऊंगा? अब तो केवल एक ही नारा है, पीडी एनडीए को हराएगा और 80 हराओ बीजेपी हटाओ। 80 हराओ बीजेपी हटाओ, ये पीड़ितों में जो आपने बता दिया कि पी और डी पे तो आप क्लैरिटी के साथ बोल रहे हैं, ए में लेकिन आप बहुत लोगों को शामिल कर रहे हैं। तो क्या करें उसमें? महिलाएं भी हैं, कौन? तो ये उनको भी जोड़ना पड़ रहा है। कैसे? औरत ओ जोड़ना पड़ रहा है तो नहीं, आप ही कह रहे हैं कि आप बहुतों को जोड़ रहे हो, तो क्योंकि अगर आपको सबको साथ लेना है, बीजेपी क्या कहती है? सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबको बराबरी की बात नहीं कर रही है। ये पीडीए सबकी बराबरी की बात कर रही है। ये पीडीए हमारा सामाजिक न्याय की पहली सीढ़ी है और जाति गणना भी उसका एक पार्ट है। 2024 में इंडिया गठबंधन में अगर मान लीजिए सबसे ज्यादा सीटें, चूंकि यूपी से आप हैं, तो आप अपने आप को एक प्रबल दावेदार मानते हैं उस कुर्सी के लिए जिस पर आप अभी सबसे बड़े हमलावर हैं? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से बचे हुए हैं, मत भेजिए आप। लेकिन क्या इन 3 राज्यों में जब वोटिंग था उस समय महादेव ऐप पर बघेल साहब के घर पर वहां पर जांच हो रही थी, यहां पर वैभव गहलोत जो कि अशोक गहलोत के बेटे हैं, वो कहते हैं कि जनता हमारे साथ है। वो कहते हैं कि देखिए सांसद है कांग्रेस पार्टी के साहू साहब, 353 करोड़ 3 किलो सोना उनके घर से बरामद हुआ है। तो भ्रष्टाचार वाला जो ये, क्योंकि आप कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे अगर 24 में, तो फिर आपके लिए भी एक कैरी ओवर होगा? मुझे याद है इत्र व्यापारी पर लगभग इतने ही पैसे निकले थे। उस समय देश का सभी मीडिया परिवार ये कह रहा था कि इत्र व्यापारी पर जो पैसा निकला है वो समाजवादियों का है। आज तो सच्चाई पता होगी किसका पैसा था। कहीं ऐसा तो नहीं इत्र वाले का पैसा वापस हो गया हो वो? और आज तो बताना चाहिए वो पैसा किसका था। उससे जुड़े हुए लोग किस पार्टी के हैं? क्या उससे जुड़े हुए लोग बीजेपी के नहीं थे? तो ये जो पैसा निकला है, सवाल बीजेपी से होना चाहिए कि आपकी पॉलिसी क्यों गलत है। आपने तो नोटबंदी से कहा था कि कभी काला धन इकट्ठा नहीं होगा, पूरी देश को भरोसा दिलाया था आपने। तो ये नाकामी किसकी है? ये नाकामी बीजेपी की है कि किस कारण लोग काला धन इकट्ठा कर रहे हैं। किसी पॉलिसी के तहत तो हो रहा होगा, ये किसी पॉलिसी का ही तो उल्लंघन हो रहा होगा। पीएम लेकिन इसको मनी हाइस्ट कह रहे हैं। मेरा प्रश्न कुछ और था सर आपसे, मैं ये कह रही थी कि ये छवि जो है, सवाल छवि का नहीं है, सवाल सच्चाई का है। सवाल सच्चाई का है। बीजेपी ने देश को यह बताया कि नोटबंदी के बाद कोई काला धन इकट्ठा नहीं कर पाएगा। आखिरकार ये नाकामी बीजेपी की नहीं है कि वो इत्र व्यापारी ने 200 करोड़ से ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया और यहां पर जो छापा पड़ा है, ये नाकामी बीजेपी की नहीं है क्या? अपनी नाकामी दूसरों पे थोप रहे हैं क्या? जब इत्र व्यापारी का उनकी जानकारी हो गई कि इत्र व्यापारी उन्हीं का आदमी है, तो अपनी खीस मिटाने के लिए समाजवादियों के घर पे छापा मारा था कि नहीं मारा था? क्या मिला? आप बताइए ना, क्या मिला? आपने भी तो चलाया था कि इत्र व्यापारी समाजवादियों का है। आपने भी तो चलाया था। उसके बाद तो एक चुनाव भी हो गया, नतीजे भी आ गए। अरे आपने चलाया था कि नहीं चलाया था? दोबारा मंच पर यहाँ बैठे हुए हैं। अरे मैं यूपी के चुनाव में अब मैं ये मायावती जी पूछ पर रहा आते हूं हैं। कि इत्र व्यापारी क्या आपने समाजवादियों से जोड़ा था कि नहीं जोड़ा था? जो खबर उस वक्त जैसे आ रही थी वैसी चलाई जाए। तो सच्ची खबर नहीं आ रही थी। उत्तर प्रदेश पर पहुंचते हैं और वापस आते हैं
मायावती जी अपने आप को इंडिया गठबंधन से दूर रख रही हैं, इसकी वजह आपको क्या लगती है? क्योंकि अगर हम देखें तो वो भी अपना एक वोट परसेंटेज उनका कई जगहों पर बरकरार है, वो एक नेत्री हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक सक्रियता बहुत कम हो गई है। एक वक्त पर आपने उनके साथ गठबंधन भी किया था बीजेपी को रोकने के लिए, इसकी वजह आपको क्या समझ में आती है? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। कोई टिप्पणी नहीं? मैं क्या कहूंगा किसी दल के बारे में? मैं किसी दल के बारे में क्या कह सकता हूं? कई बार तो ऐसा लगता है सर, आपने जो थोड़ी देर पहले कहा कि ये एजेंसियों को दूर रखो मुझसे, ऐसा वाला मामला तो नहीं है कुछ? नहीं, मैं तो, आपने तो बड़े पद की बात कर दी। मैं उतना बड़ा सपना नहीं देखता हूं। मैं उतना बड़ा सपना नहीं देखता। तो आपकी नजर में कौन, आपको लगता है कि नीतीश कुमार जिन्होंने सबसे पहले इंडिया गठबंधन को एकजुट करने की कोशिश की थी, उनमें एक क्षमता है, या फिर ममता बनर्जी, ओनली वुमन चीफ मिनिस्टर इन द कंट्री नाउ? इस देश में बहुत सारे लोग हैं, और जब चुनाव होगा, परिणाम आएगा, देश के प्रधानमंत्री का नाम भी आ जाएगा। और इतिहास गवाह है कि कई बार बिना प्रधानमंत्री के भी दल बने हैं, और उन्हीं में से कोई ना कोई प्रधानमंत्री बना है। तो ये सवाल प्रधानमंत्री का नहीं है, सवाल ये है कि संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। जो सपना आप दिखा रहे हैं, किसान की आय दोगुनी, क्या किसान की आय दोगुनी हो गई? क्या आपने कहा महंगाई कम हो जाएगी, क्या महंगाई कम हो गई? आपने यूपी के लोगों को कहा कि बिजली सस्ती मिलेगी, क्या बिजली सस्ती मिल गई? आपने कहा फ्री बिजली मिलेगी। 2022 के चुनाव में बीजेपी के बड़े नेता ने यह कहा मंच से कि हम बिजली फ्री देंगे किसानों को। क्या आज किसानों को बिजली फ्री मिल रही है? और आपने कहा कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। बताइए कहां स्मार्ट सिटी बनाए? लोग 1-1 घंटा, 2-2 घंटे, 7-7 घंटे जाम में फंसे हुए हैं। कौन सा स्मार्ट सिटी बनाया आपने? आपने नोएडा स्मार्ट सिटी बना दिया क्या? क्या लखनऊ स्मार्ट सिटी बन गया? क्या कानपुर स्मार्ट सिटी बन गया? केवल एक ही चीज हमें यूपी में दिखाई दे रही है कि साड़ बिना लिफ्ट के छत पे चढ़ जा रहा है, कभी 2nd फ्लोर पे, कभी 1st फ्लोर पर, और हर दिन एक किसी की जान जा रही है। यूपी में आपका तो बड़ा चैनल है, हर जगह आपके लोग हैं। आप जिले से रिपोर्ट मंगवाइए कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, जानवर की वजह से, टकराने से गाड़ी के और जानवर के सींग से कितने लोगों की जान गई है। तो ये क्या स्मार्ट सिटी का पार्ट है सांड का आना? एक आखिरी प्रश्न, जिसके बाद हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका एजेंडा 2024 के लिए क्या है, वहां पर आप जरूर लिखकर 1 लाइन में, 2 लाइन में, जो भी आपकी इच्छा हो, इच्छानुसार वो लिखिएगा। इन तमाम मुद्दों के होते हुए मैं खास तौर पर एमपी कोट कर रही हूं, जहां पर 12 मंत्री हारे हैं। 12 मंत्री, 163 सीटें 230 में से बीजेपी ने जीती, लेकिन 12 मंत्री हारे, जिसमें से नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री भी है, जिनको कई लोग आहत मंत्री कहते थे, क्योंकि कुछ भी बॉलीवुड में होता था या फिल्म इंडस्ट्री में तो वो तुरंत उससे आहत होते थे। क्या ऐसे मौके को भी विपक्ष भुना नहीं पा रहा है, क्योंकि एक क्रेडिबल लीडर की कमी है मोदी के सामने? ये तो बीजेपी के लिए और चिंता का सवाल है कि मंत्री हार रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो सोचिए दिल्ली वाले मंत्री कितने हारेंगे। और जहां तक क्रेडिबिलिटी की बात है, क्रेडिबल नेता की बात है, अपने आप आ जाएंगे। आप देख, प्रेजेंटेड बाय पतंजलि के रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन लाइफस्टाइल डिजीज के लिए, पावर्ड बाय एनबीसी बेयरिंग्स। यही हमारा स्टार डिजर्ट। डन बेटा। बाय द वे, ये देख, तुम्हें शादी के बाद देने वाली थी, पर अभी सही है। इट्स रियली ब्यूटीफुल आंटी। और ये रिसेप्शन पे। आंटी मैं भी ट्राई करके आऊं? भाभी आपने तो इसे बेटी बना लिया, लेकिन ये तो अभी भी आंटी पे अटकी है। फॉर्मेलिटी के लिए तो सब माँ कहते हैं, लेकिन जब ये बोलेगी दिल से बोलेगी। क्या हुआ बेटा, कुछ भूल गई? हाँ, आपको थैंक यू कहना माँ। एशप्रा, जश्न सच्चाई का। ना वसुंधरा, ना शिवराज, ना रमन सिंह,
बीजेपी के आला कमान ने फिर चौंकाया। एक नए चेहरे भजनलाल को राजस्थान का सीएम बनाया। सारी अटकलें फेल, सारे दांव पेच फेल। जो शख्स पहली बार विधायक का चुनाव लड़ा, जो शख्स पहली बार विधायक बना, वो शख्स सीधे मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हो गया। आइए आपको समझाते हैं कि कैसे भजनलाल के नाम पर मुहर लगी। भजनलाल के सीएम बनने की इनसाइड स्टोरी। विधायक दल की बैठक के बाद वसुंधरा राजे और राजनाथ सिंह मीडिया के बीच नजर आए। इस वक्त वसुंधरा के हाथ में एक पर्ची थी। ये पर्ची उन्हें राजनाथ सिंह ने सौंपी थी और वसुंधरा के चेहरे की मायूसी साफ बता रही थी कि उनके सारे दांव पेच फेल हो चुके हैं। इस पर्ची की कहानी भी समझ लेते हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का राजनाथ सिंह के पास कॉल आया। फोन पर कुछ मिनट दोनों की बात हुई। इसके बाद ये पर्ची पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के हाथ में दे दी गई। इस पर्ची में राज्य के होने वाले सीएम का नाम था और फिर वसुंधरा राजे ने मीडिया के सामने आकर भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान कर दिया। पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती वसुंधरा राजे को मनाना था। इसके लिए राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाया गया, क्योंकि वसुंधरा नतीजों के बाद से एक्टिव हो गई थी। पहले जयपुर में शक्ति प्रदर्शन और फिर दिल्ली में मुलाकात का दौर। ऐसे में पार्टी चाहती थी कि कोई गड़बड़ी ना हो, कोई बगावत ना हो। जयपुर पहुंचते ही राजनाथ सिंह ने वसुंधरा राजे से मुलाकात की। करीब आधे घंटे लंबी बैठक चली। बैठक के बाद वसुंधरा राजे और राजनाथ सिंह पार्टी ऑफिस के लिए निकले। इस दौरान वसुंधरा मुस्कुरा रही थी। कोई गड़बड़ ना हो इसलिए पर्यवेक्षकों की टीम ने अलग अलग नेताओं से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक दिया कुमारी और अनीता भदेल को अलग अलग कमरे में बिठाकर बातचीत की गई। भजनलाल शर्मा को अलग कमरे में ले जाकर राजनाथ सिंह ने बात की। वहीं सरोज पांडे और विनोद तावड़े ने प्रेमचंद बैरवा के साथ अलग कमरे में बैठक की। पार्टी ऑफिस में विधायक दल की बैठक से पहले फोटो सेशन हुआ। यहाँ वसुंधरा राजे आगे की कतार में राजनाथ सिंह और प्रहलाद जोशी के बगल में बैठी थी। वहीं एक बार फिर जो सीएम चेहरा था वो पीछे विधायकों की भीड़ में नजर आ रहा था। सस्पेंस जारी था कि क्या आगे की सीट से कोई सीएम बनेगा या फिर पीछे खड़े चेहरों में से कोई नाम सामने आएगा। भजनलाल इन तस्वीरों में चौथे नंबर की लाइन में खड़े थे, कुछ वैसे ही जैसे एक दिन पहले मोहनलाल यादव नजर आ रहे थे। फोटो सेशन के बाद विधायक दल की बैठक हुई और भजनलाल के नाम का ऐलान हो गया। भजनलाल के नाम पर लंबा मंथन चला। सारे फैक्टर को देखा गया, जिसके बाद उनके नाम पर मुहर लगाई गई। 9 दिन तक चले सस्पेंस के बाद आखिरकार राजस्थान को अपना मुख्यमंत्री मिल गया। शरद कुमार, जयकिशन और देवांकुर के साथ श्वेता सिंह, जयपुर, आज तक। खुश रहें, आबाद रहें, क्या हमारी क्या तुम्हारी। बैर नहीं किसी से, अपनी सबसे यारी। सारी दुनिया प्यारी, दिखाएंगे सईद अंसारी। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि के रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन लाइफस्टाइल डिजीज के लिए। पावर्ड बाय एनबीसी बेयरिंग्स, लंबी रेस के लिए। संसद भवन सुरक्षा चूक मामले में 6 के शामिल होने की खबर। 4 गिरफ्तार। गुरुग्राम से 2 लोग हिरासत में। संसद मार्ग थाने पर एफआईआर दर्ज।
संसद में फ्लोर नेताओं की बैठक में स्पीकर ने सुरक्षा चूक को माना बेहद गंभीर। पूर्व सांसदों सहायकों के निजी सहायकों के पार्लियामेंट हाउस में एंट्री पास रद्द। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। 2 विधायक बने उप मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ में विष्णु साय सरकार की ताजपोशी। मोदी, शाह, नड्डा, बीजेपी के दिग्गज मौजूद। राजस्थान में 15 दिसंबर सुबह 11:15 बजे भजनलाल सरकार का शपथ ग्रहण। दिया कुमारी बैरवा लेंगे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ। और दिल्ली में एजेंडा आज तक के मंच पर संवादों की सीरीज। राजनीति, संगीत, साहित्य की बड़ी हस्तियों से प्रश्न उत्तर। थोड़ी देर में आएंगे जेपी नड्डा। संसद की सुरक्षा में भारी चूक। लोकसभा की कार्यवाही के बीच दर्शक दीर्घा से कूद गए 2 व्यक्ति। दर्शक दीर्घा से अचानक नीचे कूदे सागर शर्मा और मनोरंजन नाम के व्यक्ति। स्पीकर की ओर बढ़ने का किया प्रयास। सागर शर्मा ने जूते से निकाला कलर स्मोक। लोकसभा के सांसदों, सुरक्षाकर्मियों ने सागर और मनोरंजन पर काबू किया। संसद भवन के बाहर से भी 2 गिरफ्तार किए गए। महाराष्ट्र के अमोल और हरियाणा की नीलम पर भी शिकंजा। सुरक्षा चूक की साजिश में कुल 6 लोग हैं शामिल। गुरुग्राम के एक मकान में रुके थे सभी। सुरक्षा चूक मामले में संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज। पूरी प्लानिंग के साथ रची गई थी साजिश। हिसार की रहने वाली आरोपी नीलम, महाराष्ट्र का है अमोल शिंदे, लखनऊ का है लोकसभा में घुसने वाला सागर शर्मा। गुरुग्राम के एक घर में रुके थे सभी 4। उस घर के मालिक को भी पकड़ा गया। ललिता झा नाम की इस महिला की तलाश। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सुरक्षा चूक को माना गंभीर मामला। सभी फ्लोर नेताओं के साथ की बैठक। पूर्व सांसदों और सांसदों के निजी सहायकों के संसद भवन में एंट्री पास रद्द किए गए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दिए निर्देश। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। मंच पर प्रधानमंत्री मोदी से लिया आशीर्वाद। पीएम ने ठोकी पीठ। जगदीश देवड़ा उप मुख्यमंत्री बने। मध्य प्रदेश के मल्हारगढ़ से विधायक हैं देवड़ा। बीजेपी विधायक राजेंद्र शुक्ला ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। रीवा से जीता है राजेंद्र शुक्ला ने चुनाव। मध्य प्रदेश में नई सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह भी शामिल हुए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे वहां मौजूद। मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव का पहला बड़ा निर्णय। धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर किया गया बैन। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का दिया हवाला।